तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरसीसी डिज़ाइन एंड ड्राइंग्स में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। तो उसकी हम थ्योरी और कुछ जो डिज़ाइन प्रोसीजर हैं वो देखेंगे। थ्योरी एंड डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बीम क्या है, ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, कॉन्टिन्यूअस बीम है, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है जी। तो ये क्या होते हैं, ओवरहैंग बीम है, ये इनके अलग अलग जो नेम है ये क्या है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, इनकी डिजाइन जो है एक एक्यूरेट वे में कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बातें हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात आती है बीम के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होता है, ठीक है जी। तो कैंटिलीवर केस में जब हम बात करेंगे, जहाँ हमारे कॉन्टिन्यूअस बीम होते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम होते हैं, ठीक है जी। तो सारे के सारे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीम्स। बीम, तो बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक है जी। जो हमारा जो लोड है वो जो लैटरल लोड होता है उसको क्या करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, जो लैटरल लोड होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चरल मेंबर जो प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे डिफ्लेक्शन है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है जी, जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस बात कर ले चाहे हम बेंडिंग स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए और लेटरल लोड्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चरल मेंबर हम प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग में, तो उसको हम बोलते हैं बीम, ठीक है जी। तो बीम कई तरह के होते हैं, तो वो भी बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, एक थ्योरी के बेस पे हम समझें तो क्या एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। स्ट्रक्चरल मेंबर structural member which supports the lateral load and resist the member which support lateral loads and resist the bending stresses, okay, bending stresses are known as beam, ठीक है जी। तो बीम क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो लैटरल लोड को सपोर्ट करने के लिए और जो हमारे बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग में एक स्ट्रक्चरल मेंबर को, उसको हम क्या बोलते हैं, बीम, ठीक है जी। और उसके बाद हम बात आती है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम आपको मिलेगा, डबली रीइंफोर्स्ड बीम मिलेगा। तो इनमें हल्का सा डिफरेंस रहता है। जब हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो उस टाइम इनकी डिवाइडेशन होती है। अगर हम बात करें ओनली अगर टेंशन जोन में हमने जो सरिया है या रीइंफोर्समेंट जिसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, तो रीइंफोर्समेंट जब हम प्रोवाइड करते हैं ओनली इन टेंशन जोन तो उसको हम बोलते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। जब हम रीइंफोर्समेंट क्या कर दें टेंशन जोन में और कंप्रेशन जोन दोनों में ही क्या करें, प्रोवाइड करें, तो उस टाइम हम जो बीम है उसको नाम देते हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, ओके। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या है, जैसे हमारा एक ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक बीम है और इसकी एक न्यूट्रल एक्सिस होती है जो सेंटर सी से ये पास करती है न्यूट्रल एक्सिस, और ये हमारा क्या रहता है, कंप्रेशन जोन रहता है, और ये हमारा टेंशन जोन रहता है। जब हम बात करते हैं
सिंपली सपोर्टेड बीम की। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहीं पे अगर कैंटिलीवर बीम की, तो ये क्या है, जो कंप्रेशन और टेंशन जोन है ये उल्टे होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमने। ओके, तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से बिलो हमारा जो पार्ट है बीम का उसको हम टेंशन जोन बोलते हैं, और जो अबव पार्ट है न्यूट्रल एक्सिस के उसको हम कंप्रेशन जोन बोलते हैं। जब हम क्या कर दें, टेंशन जोन में ही ओनली रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम हम बीम को नाम देते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। और यहीं पे एक बात और समझ लेते हैं, जैसे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे डबली रिइंफोर्स्ड बीम की, उसकी थ्योरी और डिजाइन के बारे में। तो हमें अगर बात करें तो जब हम कंप्रेशन और टेंशन जोन दोनों में ही हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम हम नाम देते हैं बीम को डबली रिइंफोर्स्ड बीम। तो अब हम बात कर रहे हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की। तो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम क्या है, इन विच द रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, द बीम in which the reinforcement मतलब स्टील जो प्रोवाइड करते हैं, reinforcement is provided in tension zone ओनली। ठीक है जी, तो टेंशन जोन में ही अगर हम क्या करें, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसको, उस बीम को हम नाम देते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। ठीक है जी, टेंशन जोन अगर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ये बात भी हमने पता होनी चाहिए हमें। टेंशन जोन कहां पे होता है हमारा, टेंशन जोन occurs below the न्यूट्रल एक्सिस एंड कंप्रेशन जोन, और जो हमारा टेंशन जोन है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, लाई करता है कर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। जब सिंपली सपोर्टेड बीम की बात आती है तो न्यूट्रल एक्सिस से जो नीचे वाली जो पार्ट रहता है बीम का उसको हम टेंशन जोन मानते हैं। ओके, और जो हमारा एंड अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड अबव द न्यूट्रल एक्सिस के अबव कब हमारा टेंशन जोन होता है, किस केस में होता है, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम्स। ठीक है जी, तो ये हमें पता होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होते हैं, कैंटिलीवर बीम क्या होते हैं, और कॉन्टिन्यूअस बीम क्या होते हैं। ठीक है जी, ये हम जो पहले हमने सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को। अगर स्ट्रक्चर मैकेनिक्स की बात करें तो उनमें हम बहुत सारे जो बीम होते हैं उनको बारे में भी हमने देखा था। ठीक है जी, तो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम क्या होता है हमें पता चल गया है यहाँ से, और बीम क्या है इसके बारे में पता चला। और कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस है, जब हम डिजाइन करेंगे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का उससे पहले कुछ बातें हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द IS कोड, जो 456/2000 हमारा जो कोड है उसके अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ रूल है, बेसिक रूल हैं। वो क्या रहते हैं, जब हम डिजाइन करना चाहते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम को, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, अगर हमें डिजाइन करना है किसी भी सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का, ठीक है जी, तो उसके लिए रिइंफोर्स्ड बीम अगर डिजाइन करना है तो हमें स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है जी, जैसे इफेक्टिव स्पैन क्या रहेगा कैंटिलीवर के केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, या कॉन्टिन्यूअस बीम की के केस में, कौन से जो हमारे अलग अलग तरह के बीम रहते हैं तो उनकी इफेक्टिव स्पैन भी अलग अलग हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए रूल्स, बेसिक रूल्स हमारे जो हैं अकॉर्डिंग टू द
IS कोड 456-2000 के अकॉर्डिंग हम समझेंगे स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ठीक है जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस या हम बात करें बेसिक रूल्स की। बेसिक रूल्स ऑफ फॉर डिजाइन as per IS 456-2000। ठीक है, ये हमारे कोड जो IS कोड है उसका नेम है IS 456-2000। ठीक है जी, ओके। ये कोड के अकॉर्डिंग हम इसकी स्पेसिफिकेशंस गिवन होती हैं। इसमें तो इसके बेसिक रूल हैं कुछ जब हम सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम को डिजाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम इफेक्टिव स्पैन की, इफेक्टिव स्पैन, तो क्या रहना चाहिए इफेक्टिव स्पैन जब हम डिजाइन करना चाहते हैं हमारे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम को? तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है इफेक्टिव स्पैन। अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की केस की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर फर्स्ट वन केस है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है मतलब हमारे पास बीम जो हमने डिजाइन करना है वो सिंपली सपोर्टेड है, ओके। तो उस टाइम हमारी इफेक्टिव स्पैन क्या होनी चाहिए जब सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की बात होती है? तो जो हमारा डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट, द इफेक्टिव स्पैन of a member that is not is least of the following। तो जो हमारी है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस center to center distance of the support, distance between center to center, distance between center to center, distance between center to center of support, of supports। ठीक है जी, और दूसरा क्या है? इफेक्टिव स्पैन, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। तो ये वाला केस समझने वाला है यहाँ पे। अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम जो इफेक्टिव स्पैन रहेगा, जो इफेक्टिव स्पैन रहेगा जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर बिटवीन सपोर्ट्स। जो सपोर्ट्स रहेंगी हमारे बीम की, उनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस रहेगा सपोर्ट्स के सेंटर से दूसरी सपोर्ट जो एंड सपोर्ट रहती हैं उनके बीच के डिस्टेंस, उसके जो हमारा एंड सपोर्ट है उसके सेंटर से दूसरी जो एंड सपोर्ट है उसके सेंटर तक जो डिस्टेंस रहेगा, और जो हमारा क्लियर स्पैन है मतलब इनर स्पेस जो रहता है जो हमारी एंड सपोर्ट होती हैं वो, प्लस में इफेक्टिव डेप्थ जो रहेगी बीम की वो। तो इन दोनों में से अगर जो वैल्यू कम रहेगी वो हमारा क्या होगा? इफेक्टिव स्पैन होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि विच एवर इज लेस, जो इन दोनों में से क्या होगा? कम होगा, वो हमारी क्या होगी? इफेक्टिव स्पैन होगी। किस केस में? सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। ये बात हमने ध्यान रखनी है। और हम बात करते हैं अब इफेक्टिव स्पैन की ही। अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस बीम की बात आती है तो कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए क्या करेंगे? तो कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए क्या रूल है? तो ये भी हमें जानने जरूरी है, क्योंकि जो हम डिजाइन कर रहे हैं कोई भी बीम हो सकता है, टाइप तो कोई भी हो सकती है बीम की, कॉन्टिन्यूअस हो, कैंटिलीवर हो, सिंपली सपोर्टेड हो। तो
तो ये बातें हमने ध्यान रखनी होती है। ठीक है जी। तो दूसरा रूल इफेक्टिव स्पैन अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस बीम, अगर हमारे पास बी केस कौन सा है कॉन्टिन्यूअस बीम का, कॉन्टिन्यूअस बीम, ओके, तो इस केस में जो हमारा इफेक्टिव स्पैन रहेगा वो क्या रहेगा? इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम और स्लैब, स्लैब की भी बात हो रही है और स्लैब, ठीक है जी। देन effective span if the width of the beam support less than 1/12, if the width of the support, पहला किस क्या इसमें, if the width of the support is less than 1/12, less than 1/12 of clear span, of clear span, ठीक है जी, then the effective span shall be same, then the effective span will be same, ठीक है जी। और क्या रहेगा कंटिन्यूअस बीम के केस में, if the support are wider than, if the support are wider than, support are wider than clear span or 600 mm, clear span or 600 mm, clear span or 600 mm, whichever is less, whichever is less, ठीक है जी, effective span shall be as under। तो ये हमारा क्या है, तो केस है कुछ, तो इन केस से हमारा कॉन्टिन्यूअस बीम है, तो दो केस से हमारी जो इफेक्टिव स्पैन है वो यहाँ से आती है। अगर हम विड्थ की बात करें, जो सपोर्ट विड्थ है हमारी वो लेस देन 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन हो, जो हमारी क्लियर स्पैन, ये आप एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्लियर स्पैन अगर मान लीजिए हमारा बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये हमारे क्या है सपोर्ट लगी है दोनों साइड से, ये हमारा क्या है कि बीम है, ठीक है जी। तो ये क्लियर स्पैन क्या है, जो इनर स्पेस ये हमारा क्या होता है क्लियर स्पैन होता है, और इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, इसके सेंटर से, सपोर्ट के सेंटर से लेकर दूसरी सपोर्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है इफेक्टिव स्पैन होता है, इफेक्टिव स्पैन, ठीक है जी। और ये हमारा यहाँ से टोटल स्पैन क्या होता है, जो बीम का जो टोटल स्पैन है ये हमारा क्या होता है टोटल स्पैन होता है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बात हो रही है विड्थ ऑफ द सपोर्ट इज लेस देन 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन, देन द इफेक्टिव स्पैन विल बी द सेम, तो इफेक्टिव स्पैन क्या रहेगी सेम रहेगी, जब ये कंडीशन हमारी क्या होती है लागू हो जाती है, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, इफ द सपोर्ट आर वाइडर देन द क्लियर स्पैन, अगर क्लियर स्पैन से भी सपोर्ट हमारी ज्यादा है, ठीक है जी, तो उस टाइम क्या होगा, जहां हमारी 600 mm है या 600 mm से ज्यादा है, जहां हमारी क्लियर स्पैन से भी हमारी जो सपोर्ट है वो ज्यादा है, तो उस टाइम से पे क्या करना है, जो एंड स्पैन विद एंड one end fixed and other continuous or intermediate span, effective span between clear span between support, तो अगर हमारा क्या है इस तरह के केस में हमारा इफेक्टिव स्पैन क्या होगा, जो क्लियर स्पैन के इक्वल रहेगा, ठीक है, ये बातें हमने ध्यान रखनी है। ओके, अगर हम बात करें कैंटिलीवर बीम की, तो कैंटिलीवर बीम में क्या रहेंगे हमारे जो इफेक्टिव स्पैन है, तो उसमें हमने इफेक्टिव स्पैन को कैसे देखना है वो भी बात करते हैं। कैंटिलीवर बीम, तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक एंड हमारा क्या होता है फिक्स्ड रहती है और एक एंड क्या रहता है फ्री रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के जिसमें दो हमारी सिंपली सपोर्टेड एंड सपोर्ट रहती हैं उनको हम सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं, और कैंटिलीवर बीम क्या है जिसका एक एंड क्या हो फिक्स हो और दूसरा एंड क्या हो फ्री हो, तो उसको हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। अब केस है हमारे पास कैंटिलीवर बीम का, कैंटिलीवर बीम के केस में अगर हम बात करें, हमारी जो इफेक्टिव स्पैन है वो क्या रहेगी, कैंटिलीवर
बीम, ठीक है जी, ओके। इफेक्टिव स्पैन कैंटिलीवर के केस में क्या रहेगा ये भी बात कर लेते हैं। द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द कैंटिलीवर बीम शैल बी टेकन एज, कैंटिलीवर बीम shall be taken as its length to the face of the support, its length to the face of the support, length to the face of the support plus half the effective depth, plus half the effective depth, ठीक है जी, half the effective depth except where it form the ends of the continuous beam where the length of the center of center should be taken है, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है कैंटिलीवर बीम के केस में, कैंटिलीवर बीम के केस में क्या होगा, जो हमारी लेंथ इफेक्टिव स्पैन है, इफेक्टिव स्पैन शैल बी टेकन एज इट्स लेंथ, जितनी लेंथ है कैंटिलीवर बीम की, टू द फेस ऑफ द सपोर्ट, सपोर्ट के फेस से लेकर हमारी जो लेंथ रहेगी, प्लस द हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ, जितनी इफेक्टिव डेप्थ रहेगी बीम की, कैंटिलीवर बीम की, उसकी हाफ प्लस में जो हमारे क्या है लेंथ ऑफ द फेस ऑफ द सपोर्ट है, और इफेक्टिव डेप्थ का हाफ अगर हम कर दें तो उसको प्लस करें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, इफेक्टिव स्पैन की। जब हम सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो, और जो हमारे पास केस कौन सा है, कैंटिलीवर बीम का है, ठीक है जी। और हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन क्या रहेगी, दूसरा हमारा क्या रहेगा, जो डिफ्लेक्शन है क्या स्पेसिफिकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द IS 456-2000, तो हमारी डिफ्लेक्शन जो रहती है तो वो कहां तक, जो स्पेसिफिकेशन है डिफ्लेक्शन के केस में वो क्या रहेंगी वो भी देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्या है, डिफ्लेक्शन, ओके, डिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर और पार्ट देयर शैल नॉट बी एडवर्सली अफेक्ट द अपीयरेंस और एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो जो डिफ्लेक्शन का कंट्रोल है वो कितना होना चाहिए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में, वो भी हमें देखना पड़ता है। तो बेसिक वैल्यू है इफेक्टिव डेप्थ रेशियो ऑफ द स्पैन अप टू 10 मीटर। तो डिफ्लेक्शन क्या, कैंटिलीवर के लिए 7, कैंटिलीवर के केस के लिए जो हमारे रहती हैं कैंटिलीवर 7, ये हमारी क्या है बेसिक वैल्यू है स्पैन टू द इफेक्टिव। ये हमारा क्या है वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होता है, द डेप्थ स्पैन ऑफ द डेप्थ रेशियो नॉट ग्रेटर देन द वैल्यू ऑब्टेन एज बिलो। तो इससे कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास, ये बात हमने लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या है द स्पैन टू डेप्थ रेशियो span to depth ratio are not greater than the value of, तो ये हमारा अगर कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन की कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे पास ये रूल है द स्पैन टू द डेप्थ रेशियो, स्पैन से डेप्थ जो रेशियो रहती है, हमारा जो स्पैन है बीम का और जो हमारी डेप्थ रहती है बीम की, उसकी अगर रेशियो की बात करें, अलग अलग केस हो सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड के लिए अलग हो सकता है, कैंटिलीवर के लिए अलग हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस के लिए अलग हो सकता है। तो जो वैल्यू आती है
वो हमारी क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है जी। कैंटिलीवर के केस की बात करें, कैंटिलीवर, तो कैंटिलीवर बीम का केस है, तो हमारे पास अगर स्पैन टू डेप्थ रेशियो आती है 7, तो 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है जी। और क्या स्पेसिफिकेशन है, अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड की, सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो स्पैन टू डेप्थ रेशियो आर नॉट ग्रेटर देन 20 इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, तो स्पैन टू डेप्थ रेशियो आर नॉट ग्रेटर देन 20 इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ये हम कंट्रोल कर सकते हैं डिफ्लेक्शन को। और किस जो हमारी डिफ्लेक्शन कंट्रोल की जा सकती है वो भी देखिए, अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस बीम है, कॉन्टिन्यूअस बीम है, तो कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए कॉन्टिन्यूअस बीम, ठीक है जी। तो इसके लिए हमारी स्पैन टू डेप्थ रेशियो आर नॉट ग्रेटर देन 26 इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस बीम। तो ये तीनों हमारी जो रूल हैं कैंटिलीवर के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए और कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए, ये बात हमने ध्यान रखनी है जब हमने डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना है सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के डिजाइन के वक्त। तो उस टाइम हमने ये तीन बातें ध्यान रखनी है। जो स्पैन टू डेप्थ रेशियो रहेगी किसी भी बीम की हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम की हो, चाहे हमारे बात हो कैंटिलीवर बीम की, चाहे कॉन्टिन्यूअस बीम की, तो उस टाइम हमने ये बातें तीन ध्यान रखनी है। यहाँ पे जब हम डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो स्पैन टू डेप्थ रेशियो इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, तो उसकी वैल्यू 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पैन टू जो डेप्थ रेशियो आर नॉट ग्रेटर देन 20 इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, और जो हमारे स्पैन टू डेप्थ रेशियो आर नॉट ग्रेटर देन 26 इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस बीम। तो ये तीनों बातें हमने ध्यान रखनी है जब हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आगे हम बात करेंगे जो स्पेसिफिकेशंस हैं हमारी एज पर द 456 जो IS कोड है 2000, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्पेसिफिकेशंस रहती हैं, जो बेसिक रूल हैं वो क्या हैं जब हम डिजाइन करना चाहते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम को, ठीक है जी। तो ये हमने देखा, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया जो इफेक्टिव स्पैन है, तो इफेक्टिव स्पैन को सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के केस में, कॉन्टिन्यूअस बीम के केस में और कैंटिलीवर केस में हम कैसे इफेक्टिव स्पैन को जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो बेसिक रूल हैं उसको लेके चलते हैं, और जो हमारी डिफ्लेक्शन है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे कोई भी तरह का किसी भी टाइप का क्या हो बीम हो, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो स्पेसिफिकेशन, जो बेसिक रूल रहेंगे वो कौन से हैं अकॉर्डिंग टू द एज पर IS कोड 456 2000।